हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विक्रम है। मैं अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं करता था क्योंकि मेरी शादी काफ़ी उम्र के बाद हुई थी, और वो भी एक ऐसी लड़की से जिसकी पहली शादी पहले ही टूट चुकी थी। हमेशा मेरे मन में यह विचार आता था कि पता नहीं उसकी पहली शादी उसकी अपनी किसी गलती की वजह से टूटी थी या फिर कोई और वजह थी। यही उलझन में मेरे दिमाग में घर कर गई थी, और इसका असर यह हुआ कि मैं हमेशा अपनी पत्नी से उखड़ा उखड़ा रहने लगा। इसलिए मैंने उसे घर के अंदर बंद करके रखना शुरू कर दिया। मैं घर के सामने वाले दरवाजे पर ताला लगाकर चला जाता था। मुझे लगता था कि ऐसा करने से ना तो कोई बाहर से घर में आ सकेगा और ना ही मेरी पत्नी बाहर आ सकेगी। मगर ऐसी हालात में भी मेरी पत्नी के साथ घर में कुछ ऐसे ही हादसे होने लगे जिनकी वजह से मुझे उस पर और ज़्यादा शक और नफरत होने लगी थी उससे। जब मैं घर में दाखिल होता तो मुझे ऐसा लगता जैसे मेरी पीठ के पीछे कोई घर के अंदर आता था। जब मैं घर में होता तो मेरी पत्नी बहुत ही शांत और सुकून में दिखाई देती। हैरानी की बात यह थी कि कभी कभी उसके पास पैसे भी होते थे। मुझे उस पर पहरा देते हुए 1 महीना बीत चुका था जब एक दिन उसने ढेर सारे पैसे लाकर मेरे हाथ पर रख दिए और कहा, यह मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं। यह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे बहुत गुस्सा आया उस पर और मैंने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया, इतने सारे पैसे तुम्हें कौन देकर जाता है? किसे तुम घर के अंदर बुलाती हो? बताओ, तुम्हारा किसके साथ अफेयर चलता है? मेरी यह बात सुनकर वो घबरा गई और रोने लगी। वो मुझे कुछ भी नहीं बता पा रही थी। फिर सच्चाई जानने के लिए मैंने एक सीक्रेट कैमरा खरीदा और चुपचाप उसे घर में फिट करवा दिया। जब मैंने रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें कुछ भी नज़र नहीं आया। ना कोई घर के अंदर आता दिखा और ना ही घर के बाहर जाता। लेकिन मेरे मन में यह शक गहरा होता जा रहा था कि ज़रूर कोई ना कोई घर में आता है, तभी तो उसके पास इतने पैसे आते हैं। मैंने पूरे 1 हफ्ते तक इंतज़ार किया और तब जाकर एक दिन बैठकर सारी रिकॉर्डिंग देखने लगा। लेकिन रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक ही चीज़ बार बार दिखाई दी जिससे मेरे होश उड़ गए। अब मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ। मेरी उम्र 39 साल हो चुकी है, लेकिन अब तक मेरी शादी नहीं हुई थी क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी अपने माता पिता के बिना गुजारी थी। जब मैं 7 साल का था तभी मेरे माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। पिताजी के जाने के बाद मैंने ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाली थी। मेरा बचपन जिम्मेदारियों के बोझ के तले दब गया था, इसलिए मैं कभी अपने लिए कुछ नहीं कर पाया। मेरा एक मामूली सा घर था और एक छोटा सा जनरल स्टोर। हमारे मोहल्ले में कभी कोई लड़की भाग जाती तो कभी किसी की पत्नी, यहाँ तक कि कई लड़कियों के अफेयर भी चल रहे थे। इन सब बातों की मुझे जानकारी थी क्योंकि मेरे मोहल्ले में एक चाय का छोटा सा होटल था जहाँ मैं समोसे, पकौड़ी, जलेबी और चाय बेचता था। आज से 2 साल पहले मेरी माँ की भी मृत्यु हो गई। अब मैं पूरी तरह अकेला रह गया था। घर के सारे काम भी खुद करता और होटल के काम भी धीरे धीरे मैं अपने होटल में जम गया था। मोहल्ले के ज़्यादातर लोग मेरे यहाँ से ही चाय नाश्ता लेना पसंद करते थे। एक छोटी सी दुकान को मैंने होटल में बदल दिया था जहाँ लोग आकर मज़े से चाय पीते थे। मैंने खाने पीने का थोड़ा सा सामान भी रख लिया था। दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक मेरे होटल में समोसे, पकौड़ी और जलेबी मिलती थी जो मोहल्ले में बहुत मशहूर हो गई थी। मेरी माँ मुझसे बहुत खुश थी। वो हमेशा मेरी कामयाबी की दुआ करती थी। पिछले कई सालों से वह बीमार थी और चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन मैं मना कर देता था। मैं कहता, माँ, पहले मैं अपना काम जमा लूँ, पहले घर को बेहतर बना लूँ ताकि जो लड़की इस घर में आए उसे कभी कोई तकलीफ ना हो। माँ मेरी बात सुनकर बहुत खुश होती थी। वो कहती थी, बेटा,
आजकल के लड़कों जैसे तुम नहीं हो। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। तुम अपनी पत्नी के लिए सोचते हो, यह बहुत बड़ी बात है। मगर बेटा, तुम्हारी उम्र होती जा रही है। मैं कहता, कोई बात नहीं माँ, उम्र होती जा रही है तो हम दोनों दो जिसके पास पैसा हो और घर में हर आराम हो, उसे उम्र के किसी भी मोड़ पर अच्छी लड़की मिल ही जाती है ना। मैं किसी लड़की को पसंद करता था, ना ही लव मैरिज करना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरी माँ ही मेरे लिए लड़की ढूंढे और अपने हाथों से मेरी शादी करे। मगर मेरी यह ख्वाहिश अधूरी ही रह गई, क्योंकि मेरी माँ बीमारी से ठीक नहीं हो पाई और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मैं अकेला रह गया दुनिया में। इसके बाद मैंने सोच लिया कि जब मेरे भाग्य में शादी लिखी होगी तभी होगी। मैंने अपने कुछ जानने वालों से कह दिया था कि अगर कोई शरीफ लड़की का रिश्ता हो तो मुझे ज़रूर बताइए। मैं मोहल्ले के माहौल को देखकर और वहाँ की घटनाएं जानकर अक्सर लड़कियों और औरतों के प्रति नकारात्मक सोच रखने लगा था। मेरे दोस्त भी मेरी उम्र में मोहल्ले की बहुत सी लड़कियों से मिलते जुलते थे, उनसे बातें करते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरी सोच ही अलग थी। मेरे दोस्त लड़कियों से बातें करते थे, कभी कभी उन्हें बुरा भला भी कह देते थे और दोस्तों के बीच बैठकर उनका मजाक भी उड़ाते थे। मुझे लगता था कि लड़के तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन लड़कियों को चाहिए कि वे लड़कों से दोस्ती ही ना करें। मेरे दोस्त अक्सर मेरे होटल पर बैठकर गलत बातें किया करते थे, इसलिए मैं भी धीरे धीरे उनकी बातों को सही मानने लगा था। आज भी जब मैं होटल में चाय बना रहा था तो मेरे दोस्त पीछे बेंच पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। मोहल्ले के लगभग सारे मर्द मेरे होटल पर आते थे और वहाँ तरह तरह की बातें होती थी। इसी कारण मुझे लगभग हर घर की बातें पता चल जाती थी। किसकी बेटी किसके साथ भाग गई, किसकी बहू किससे लड़ती है और कौन अपने ससुराल में दुखी है। एक दिन मेरे दोस्त सुरेश ने सबको बताया, तुम्हें पता है पीछे वाले मोहल्ले में जो शुक्ला जी हैं, उनकी बहू भाग गई। दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, हाँ भाई, ऐसा तो अक्सर ही होता है। अगर किसी औरत की नज़र किसी और मर्द पर पड़ जाए तो फिर वह अपने पति को अच्छा नहीं समझती, फिर खुद पर काबू नहीं रख पाती। मैंने तुरंत पलटकर जवाब दिया, ऐसी औरत को दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। अगर वह अपने आशिक के साथ भाग गई है तो शुक्ला जी के बेटे को उसे तुरंत तलाक दे देना चाहिए। औरतों पर भरोसा करने वाले मर्द अक्सर धोखा खाते हैं और बेवकूफ़ बनते हैं। मेरे एक और दोस्त वरुण ने चाय पीते हुए कहा, तू तो अपनी शादी के बाद अपनी बीवी पर कड़ा पहरा रखना, क्योंकि तेरे घर में तो बीवी अकेले ही रहेगी, ना माँ है ना बहन। मैं अचानक खामोश हो गया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बाकी दोस्त बातें करते रहे, लेकिन मैं अपने काम में लग गया। काम करते करते मैं यही सोचता रहा कि शुक्ला जी की बहू कैसी औरत थी। क्या वह सच में बेवफा थी या कहानी कुछ और थी? पता नहीं क्यों मैं हमेशा औरतों के खिलाफ सोचने को मजबूर हो जाता था, और इस बार भी मैंने यही मान लिया था कि गलती शुक्ला जी की बहू की है। मेरा मानना था कि जब तक औरत किसी मर्द को खुद के करीब आने का मौका न दे, तब तक मर्द भी उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता। मेरी ज़िंदगी में एक ही औरत थी, मेरी माँ। वो घर के कामों में इतनी बिजी रहती थी कि उन्हें बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं थी। उन्होंने कभी हमें किसी काम के लिए देर नहीं होने दी। मेरी उम्र शादी की दहलीज पार कर चुकी थी। दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे, विक्रम, तुझे तो कोई विधवा या फिर तलाकशुदा औरत ही मिलेगी। मैं हंस तो देता था, पर उनके शब्द अंदर तक चुभते थे मुझे। अब मैंने भी तय कर लिया था कि अगर कोई रिश्ता आएगा तो मैं तुरंत शादी कर लूँगा। अकेलापन अब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब सोचता कि कहीं मेरी पत्नी भी मुझे धोखा दे गई तो फिर से डर बैठ जाता था मेरे दिल में। सुबह उठकर डेयरी जाना, वहाँ से लौटकर मंडी से सामान लाना और फिर 9 बजे तक होटल खोलना, यही तो मेरी ज़िंदगी थी। मैंने खुद को इतना बिजी कर लिया था कि अब किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। हमारे मोहल्ले में एक बुजुर्ग थे, वीरेंद्र जी। वे अक्सर रात में अपने दोस्तों के साथ आकर चाय पिया करते थे। कई दिनों से उनकी तबीयत भी खराब चल रही थी, इसलिए वो नहीं आ रहे थे।
उनके दोस्त उन्हें याद करते थे। उनका कोई बेटा नहीं था, सिर्फ 2 बेटियां थीं। कई दिन बाद एक दिन वह मेरे होटल पर आए और बोले, बेटा 40 रुपये की कचौड़ी दे दो। मैंने जल्दी से पैक की और पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो शर्मिंदा हो गए। बोले, बेटा तबीयत ठीक नहीं है, ठेला नहीं लगा रहा, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, जनरल स्टोर वाला भी उधार देने से मना कर चुका है। आज घर में भूखे ही थे, तभी तेरी याद आई, कल पैसे दे दूंगा। मैंने उन्हें गौर से देखा। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा पीला और कपड़े मैले। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मैंने कचौड़ी, जलेबी, 4 समोसे और एक थैली चाय की बना दी। फिर बोला, अंकल आप चिंता मत कीजिए, आज खाइए, कल फिर ज़रूरत हो तो बताइएगा। भूखे मत रहिए, दवाई भी ज़रूरी है, नहीं तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। उनकी आंखें भर आई। बोले, बेटा मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी की शादी पिछले साल की थी, उसका तलाक हो गया। छोटी बीमार रहती है, घर में खाने को नहीं है, दवाई भी नहीं चल रही। मैंने उन्हें सारी चीज़ें पकड़ाई और कहा, जाइए परिवार के साथ गर्मा गर्म खाइए, पैसे की चिंता मत कीजिए। वे रोते हुए चले गए। अगले दिन जब मैं होटल खोल रहा था तभी मेरा फ़ोन बजा। अनजान नंबर से कॉल था। रिसीव किया तो दूसरी तरफ एक घबराई हुई लड़की थी जो रो रही थी। उसने कहा, आप विक्रम जी हैं ना? मैंने कहा, जी। वो कहने लगी, मैं वीरेंद्र जी की बेटी बोल रही हूँ। मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप प्लीज़ हमारे घर आ जाइए, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने वाला कोई नहीं है। वो लड़की रोते हुए यह सब कुछ कह रही थी और मैं एक पल भी बिना सोचे समझे अपना होटल वैसे ही छोड़कर उल्टे पांव वीरेंद्र जी के घर की ओर दौड़ पड़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो उनके घर का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और अंदर से रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने बेचैनी से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर एक पलंग पर वीरेंद्र अंकल लेटे हुए थे और उनकी सांसें बुरी तरह अटक रही थी। मैंने तुरंत अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जो गाड़ी लेकर जल्द ही वहां पहुंच गया। हम दोनों ने मिलकर वीरेंद्र अंकल को गाड़ी में बिठाया और अस्पताल की ओर निकल पड़े। इलाज का पूरा खर्चा मैंने और मेरे दोस्त ने उठाया। उनकी पत्नी हमारे साथ अस्पताल में थी, जबकि उनकी दोनों बेटियां घर पर ही थी। वीरेंद्र अंकल को सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी। डॉक्टर ने बताया, हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हालात बहुत नाजुक हैं। इन्हें अब दवा से ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। यह सुनकर उनकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी ही देर में इनकी दोनों बेटियां भी अस्पताल पहुंच गईं। वे दोनों अपने पिता के लिए लगातार प्रार्थना कर रही थीं। 2 दिन तक उनका इलाज चलता रहा। इतने में वीरेंद्र अंकल को भी यह पता चल गया था कि अब उनका समय ज़्यादा नहीं बचा है। उन्हें यह भी पता चल गया था कि मैंने उनकी बहुत मदद की है। मरने के कुछ समय पहले उन्होंने मुझे अपने पास कमरे में बुलाया और मुझसे अकेले में कुछ बात करना चाहते थे। उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और बोले, बेटा सारी ज़िंदगी तेरा यह एहसान नहीं भूल सकूँगा। तूने मुझे बचाने की पूरी कोशिश की है, मुझे अस्पताल तक लेकर आया। तेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं, लेकिन फिर भी तूने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। बस तुझसे एक और आखिरी गुजारिश है, क्योंकि तुझसे ज़्यादा नेक और सच्चा इंसान मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। बेटा मेरी बड़ी बेटी सुमन से शादी कर लो। मैं सुन रह गया। वे आगे बोले, जब से उनकी डिवोर्स हुई है यह दर्द में मेरे दिल से जाती ही नहीं, और मुझे लगता है कि मुझे आराम भी तभी मिलेगा जब मेरी बेटी को फिर से एक अच्छा हमसफ़र मिल जाएगा। और मुझे यकीन है कि उससे बेहतर, तुमसे बेहतर तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो सकता। बेटा मेरी बेटी बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, घरेलू कामों में तेज़ है। मैंने अपनी बेटियों को कभी वो खुशियाँ नहीं दे सका जो एक बाप को देनी चाहिए, लेकिन एक अच्छा ससुराल देकर मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। प्लीज़ बेटा इस आखिरी इच्छा को पूरा कर दो। यह कहते हुए वह रोने लगे। उनके हाथ अब भी मेरे सामने जुड़े हुए थे। मैंने उनके हाथ थाम लिए और कहा,
अंकल, मुझे थोड़ा सोचने का समय चाहिए। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, सोचने का समय ले लो, पर ज्यादा मत लेना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सोचते ही रहो और मैं अपनी बेटी की शादी की ख्वाहिश अपने सीने में लेकर ही दुनिया छोड़ दूं। मैंने एक नज़र कमरे की छत की ओर डाली। ऊपर देखकर मैं गहरी सोच में डूब गया। दिल में कई सवाल थे, जवाब एक भी नहीं। फिर मैंने खुद से कहा, इस बेबस बूढ़े बाप की आखिरी तमन्ना पूरी करनी चाहिए। उन्होंने मुझे इतनी दुआएं दी थी और बार बार मेरे सामने हाथ जोड़ रहे थे। मैं उन्हें यूं टूटी उम्मीद के साथ मरने नहीं दे सकता था। मैंने उनकी ओर देखा और कहा, मैं आपकी बड़ी बेटी सुमन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनते ही वह बहुत खुश हो गए और बोले, मैं अपने हाथों से अपनी बेटी की शादी तेरे साथ करवाना चाहता हूँ। पंडित जी को अस्पताल में ही बुलाया गया। सुमन, जो तलाकशुदा थी, कुछ ज़रूरी रस्मों के साथ मेरी पत्नी बन गई। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी शादी कुछ इस तरह होगी। मेरी पत्नी बहुत रो रही थी और उसी तरह 2 घंटे के अंदर मेरी शादी हो गई। अपनी बेटी को मेरे हवाले कर वीरेंद्र अंकल ने चैन की सांस ली और अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। उनकी पत्नी और दोनों बेटियां जोर जोर से रोने लगीं। उस वक्त मैं बस एक फैसला कर चुका था, अब यह तीनों बेसहारा औरतें मेरी जिम्मेदारी हैं। सुमन तो अब मेरी पत्नी ही है, लेकिन उनकी माँ और छोटी बहन के लिए भी मैं जितना कर सकता हूँ ज़रूर करूँगा। वीरेंद्र अंकल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। एक तरफ उनकी बेटी की शादी थी, लेकिन उस शादी की कोई खुशी नहीं थी, बस उसके पिता की कमी का गहरा दुख था। मैंने उनके घर में राशन जमा करा दिया। अब उनके पास कोई और सहारा नहीं था। मेरी पत्नी कुछ दिन अपने घर पर ही रही, फिर उनकी माँ उसे छोड़ने आई। मेरे दोस्त को जब सब कुछ पता चला तो उन्होंने मुझे बधाइयाँ दी, मगर उनके शब्दों में छुपे तानों ने मेरे दिल को अंदर तक चीर दिया। मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा, तेरी पत्नी कैसी है? मैंने जवाब दिया, बहुत अच्छी, साफ दिल, सुंदर, मासूम और भोली। उसने मेरे कान में धीरे से कहा, अगर वह इतनी अच्छी है तो उसका पहला पति उसे तलाक क्यों दिया? देख, वो उम्र में तुझसे छोटी है। कहीं ऐसा ना हो कि तू होटल में बिजी रहे और वह किसी और से रिश्ता बना ले और तुझे छोड़ दे। उसकी बातें मेरे दिमाग में गूंजने लगी। मैंने बात को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर शक का एक बीज बो चुका था। मेरी पत्नी पहली बार मेरे घर आई थी। यह हमारी पहली मुलाकात और पहली रात थी जब मैं कमरे में दाखिल हुआ। वह साधारण से कपड़ों में एक कोने में बैठी थी, नजरें झुकाए हुए। वो वाकई बहुत सुंदर थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी ओर देखा, मेरे दिल में एक तूफान सा उठ गया। इसकी पहले भी शादी हो चुकी है या किसी और मर्द के साथ 1 साल तक रह चुकी है। मैंने सब कुछ नज़रअंदाज करते हुए उसके पास जाकर बैठने की कोशिश की। बात करने की शुरुआत मैंने यहीं से की कि तुम्हारा तलाक क्यों हुआ था? तुम्हारे पहले पति ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? शायद मेरा सवाल उसे बहुत अजीब लगा। उसने पलटकर मुझे देखा, आंखों में हैरानी थी। उसने धीमे से कहा, आप यह कैसा सवाल कर रहे हैं? मैंने सख्त लहजे में कहा, क्यों नहीं पूछूं? मेरे लिए किसी औरत पर भरोसा करना आसान नहीं है। मैं सब सच जानना चाहता हूँ। वो कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, वो शराब पीकर घर आता था और मुझे बुरी तरह मारते पीटते थे। मैंने कभी अपने मायके वालों को कुछ नहीं बताया, लेकिन वह एक रोज़ शराब के नशे में मुझे पीटते थे, मेरे साथ गलत सलूक करते थे। मेरा शरीर बुरी तरह से जख्मी हो गया था। एक दिन जब मैं मायके आई हुई थी तो मेरी माँ ने मेरे शरीर पर पड़े उन जख्मों को देख लिया। फिर उन्होंने मुझसे शक्ति से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। हार कर मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया, क्योंकि मैं भी अपने पति के ऐसे बर्ताव से बहुत तंग आ चुकी थी। मेरे माता पिता को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनकी बेटी को वह इंसान दरिंदों की तरह मारता है। वह अपनी बेटी को दोबारा उस दरिंदे के हवाले नहीं करना चाहते थे, ना ही उसके घर।
दोबारा भेजना चाहते थे। इसलिए मेरे पापा ने फैसला किया कि वह मुझे अब उस घर में कभी नहीं भेजेंगे जहां मेरे साथ बदसलूकी होती है। उन्होंने मुझे वापस ससुराल नहीं जाने दिया और मेरे पति ने गुस्से में आकर मुझे तलाक दे दिया। मैंने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली, लेकिन मेरे अंदर की उलझन अभी भी खत्म नहीं हुई थी। मैंने कहा, फिर भी तुमने अपनी ज़िंदगी का पूरा 1 साल उसके साथ गुजारा है, इसलिए मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। यह शादी सिर्फ मैंने तुम्हारे पिता की ख्वाहिश पूरी करने के लिए की है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। यह कहकर मैंने उस पर अपना हक जताया, जैसे मैं खुद को यह यकीन दिलाना चाहता था कि अब वह सिर्फ मेरी है। वह सारी रात खामोश रही, मगर मैंने महसूस किया कि उसकी आंखों में आंसू थे। मेरी बातों ने उसका दिल तोड़ा दिया था। अगली सुबह जब मैं नींद से जागा तो सुमन रसोई में नाश्ता बना रही थी। उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो शादी के अगले दिन हर नई नवेली दुल्हन के चेहरे पर होती है। उसने नाश्ता मेरे सामने रख दिया और खुद एक तरफ बैठ गई। मैंने उसे नहीं कहा कि वो भी मेरे साथ बैठकर नाश्ता करे। वो अभी भी रो रही थी, शायद मेरे ऐसे सलूक की वजह से। इसी तरह दिन गुजरते गए। मेरे दोस्तों की बातें अब भी मेरे दिल और दिमाग में शक का जहर बो रही थी। यही शक मेरे और मेरी पत्नी के बीच एक दीवार बनकर खड़ा हो गया था। जब मैं काम पर जाने लगा तो मेरे दिल में एक अजीब सा डर जाग उठा। कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं अपने काम में बिजी रहूं तो यह घर में किसी से बातें करे, कोई इसे बहकाने की कोशिश करे और या मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली जाए। बस इसी डर से मैं चौकन्ना हो गया था। मैंने फौरन ताला उठाया और हाथ में लेकर बाहर निकल आया। यह सब देखकर सुमन हैरान रह गई, मगर वो खामोश थी। शायद उसे अब समझ आ गया था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। शायद इसी डर से कि वह किसी दिन शुक्ला जी के बेटे की पत्नी की तरह मुझे छोड़कर न भाग जाए। धीरे धीरे मेरी शादी को 2 महीने हो चुके थे। अब सुमन पहले जैसी नहीं रही थी। वो बहुत कम बात करती थी। पहले वह मेरी पसंद का खाना बनाने की कोशिश करती थी, मेरा इंतज़ार किया करती थी, लेकिन अब वह सिर्फ खामोश थी। एक दिन जब मैं घर लौटा और वॉश बेसिन पर हाथ धोने गया तो मैंने देखा कि वहाँ लाल रंग पड़ा हुआ था। मैं हैरान रह गया। यह लाल रंग या कुछ और? मैंने फौरन सुमन को आवाज़ लगाई और पूछा, यह क्या है? वो घबरा गई और फौरन वॉश बेसिन को टंकी खोल दी, जिससे वह लाल रंग बह गया। मैंने पूछा, यह सब क्या है? उसने कहा, कुछ नहीं, और अपनी बात अधूरी छोड़कर अपने काम में लग गई। मैंने सोचा कि शायद यह उसकी कोई खराब लिपस्टिक होगी। कुछ दिन और इसी तरह गुजर गए। फिर एक दिन मैं अचानक छत पर चला गया, जहां मैंने छोटे छोटे ब्रश रखे देखे, जैसे किसी ने उन्हें धूप में सुखाने के लिए रखा हो। मैं उन्हें हाथ में लेने ही वाला था कि तभी मेरी पत्नी आ गई और उसने मुझे रोक दिया। उसने ज़मीन पर बैठकर सारे ब्रश अपने हाथ में ले लिए और कहने लगी, यह पड़ोस के एक बच्चे के हैं, वो मुझे दे गया था। मैंने कहा, अच्छा, लेकिन फिर मेरे मन में ख्याल आया, जब मैं बाहर से ताला लगा कर जाता हूँ तो बच्चा घर के अंदर कैसे आ सकता है? अब मेरे मन में शक और गहरा हो गया कि मेरी पत्नी मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही। एक दिन जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी बहुत खुश थी और उसके हाथ में ढेर सारे पैसे थे। वो धीरे धीरे मेरे पास आई और कहने लगी, यह पैसा मेरी मेहनत की कमाई है, आप इसे अपने पास रखिए, इससे मुझे खुशी होगी। उसकी बात सुनकर मैं भड़क गया। मैंने उस पर जोर से चिल्लाते हुए कहा, जिस दिन से मेरी तुमसे शादी हुई है मैंने तुम्हें एक पल भी सुकून नहीं दिया। हर वक्त गुस्से में रहा, तुम पर शक किया, तुम्हें घर में बंद करके रखा। तो फिर यह पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? कौन तुम्हें यह पैसे देकर गया? मैंने कहा, बताओ, आखिर बंद घर में तुमने ऐसा क्या कर लिया कि पैसे आ गए? खड़ी हुई दीवार में ने दिए या इस घर के सामान ने
या फिर ज़मीन ने? मेरी पत्नी कुछ कहने ही वाली थी कि मैंने गुस्से में उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया और चिल्लाया, बेवकूफ़, किसी और को बनाना। बताओ घर में क्या चलता है? मेरे पीठ पीछे। वो बोली, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो गलत नहीं है। मैंने कहा, तो फिर ये पैसे कहाँ से आए? घर में कौन आता है? वो बिल्कुल खामोश खड़ी रही। मैंने उसकी कलाई पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ दिए। वह ज़ोर से चीख पड़ी। मैं गुस्से में अंधा हो चुका था। मुझे पूरा शक था कि वो घर में किसी को बुला रही है, लेकिन कोई कैसे आ सकता है? चाबी तो मेरे पास होती है, या फिर उसने चुपके से कोई दूसरी चाबी बनवा ली हो। मैं उससे यह सारे सवाल कर रहा था, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे रही थी। मैंने उसे गुस्से में ज़ोर से धक्का दिया और वह ज़मीन पर गिर पड़ी और ज़ोर ज़ोर से चीख पड़ी। वह रो रही थी, मगर मैंने उसे नहीं उठाया। मैं अपना गुस्सा उसे दिखा रहा था। तब उसने कहा, जिसे लोगों ने सराहा और मेरी पेंटिंग बिकने वाली लगी। खिड़की के रास्ते मैं माँ को पेंटिंग दे दिया करती थी और उनकी बिक्री के पैसे माँ मुझे लौटा देती थी। यह कहकर मेरी पत्नी खामोश हो गई और मैं बहुत ही शर्मिंदा खड़ा रहा। मैंने कहा, माँ खिड़की के रास्ते से तुम्हें सामान दिया करती थी, तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? मेरी बात पर वह डरी सहमी खड़ी थी और कहने लगी, मैंने इस बारे में आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको मेरा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं था। आप नहीं चाहते थे कि हमारे घर में कोई आए और मैं किसी के घर जाऊं। अपनी पत्नी की बात सुनकर मुझे बेहद अफसोस हो रहा था, क्योंकि मैंने उसके दिल में अपने लिए इतना डर बैठा दिया था कि वह जो भी काम करती थी उसे डर डर कर किया करती थी। अपने ही घर में उसे डर कर रहना पड़ता था। आज मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके पिता ने इतने भरोसे और विश्वास के साथ अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दिया था ताकि मैं सारी जिंदगी उनकी बेटी को खुश रखूं और वह मेरे घर में सही सलामत रहे, क्योंकि इससे पहले जिस घर में उसकी शादी हुई थी वहाँ उस पर अत्याचार किए जाते थे। लेकिन जो मैंने सुमन के साथ किया वो भी किसी अत्याचार से कम नहीं था। मैं अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा होकर रह गया था। मैं खुद को मर्द कहलाता था, लेकिन मर्द होते हुए भी अपनी पत्नी का दिल जीतने की भी कभी कोशिश नहीं की। वह मेरी पत्नी थी जिसके साथ मेरी शादी हो चुकी थी। उसे मैंने हमेशा डांटा, धुतकारा और बुरा भला भी कहा, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है। मैं तुरंत दरवाजे की ओर गया और दरवाजे पर लटका हुआ ताला उठाकर दरवाजे से दूर फेंक दिया। ऐसा करते हुए मेरी पत्नी बड़े हैरानी से मुझे देख रही थी। मैंने उससे माफ़ी मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगता था कि हर औरत गलत होती है, मगर यह मेरी गलतफहमी थी। हम मर्द ही तो औरतों को घर से भागने पर या हमें छोड़कर जाने पर मजबूर कर देते हैं। अगर हर आदमी अपनी पत्नी को खुश रखने की कोशिश करे और उसे कभी कोई तकलीफ़ ना पहुंचाए, तो फिर कोई भी पत्नी अपने पति को छोड़कर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। यही वजह है कि आज हमारे समाज में 60% ऐसे केस देखे जाते हैं जहां औरत अपने पति से तंग आकर उन्हें छोड़कर चली जाती है, मगर मर्द अपनी हालात पर गौर नहीं करता कि उसने अपनी पत्नी को कैद में रखा है, उसके साथ गलत सलूक किया है। मगर मर्द चाहे तो अपनी पत्नी को ऐसी ज़िंदगी दे सकता है जिसमें पत्नी कभी भी उसे छोड़कर जाने के बारे में सोच भी ना सकती है। मैं अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने अपनी पत्नी से अपने किए की माफ़ी मांग ली। मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी। उसने मुझे फ़ौरन माफ़ कर दिया। उसने कहा, मैंने हमेशा ही अपने अच्छे भाग्य की प्रार्थना की है और मैं अभी भी यही प्रार्थना करती हूँ कि ऊपर वाला मुझे आपके साथ हमेशा खुश रखे। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। मैंने पहली बार अपनी पत्नी के चेहरे पर वो सुकून देखा था जो मैंने उसके चेहरे पर शादी की पहली रात देखा था, लेकिन फिर उसके बाद कभी देख ना सका। मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश रहने लगा था और अब मैंने उससे वादा किया था कि अब कभी भी
तुम्हें मुझसे डर कर रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन जब मैं अपने होटल पर था तो मेरे दोस्त आए और कहने लगे, तुम आजकल दिखाई नहीं देते। लगता है तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें अपने पल्लू से बांध लिया है। यह कहकर वो हंस रहे थे। मुझे उनके कहे हुए शब्दों पर गुस्सा आ गया। आज वक्त आ गया था कि मैं उन्हें जवाब दूं। मैंने उसी समय अपने दोस्तों से कहा, खबरदार अगर मेरी पत्नी के बारे में एक भी शब्द कहने की कोशिश की तो। तुम लोग मोहल्ले की लड़कियों को बस यूं ही बदनाम करते हो, उन्हें बुरा भला कहते हो, हर औरत की बुराई गिनाते हो। क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? अगर हम किसी की माँ बहन को बुरा भला कह रहे हैं तो कोई भी हमारी माँ बहन को भी बुरा कहता होगा। या तुम लोग क्यों नहीं सोचते? और मैं तुम्हें बता देता हूँ, हर औरत एक जैसी नहीं होती। हमें औरत की इज्जत करनी चाहिए और मैं अपनी पत्नी की बहुत इज्जत करने लगा हूँ। मेरी पत्नी एक शरीफ औरत है जो मेरी हर परेशानी में मेरे साथ डटकर खड़ी है। मेरे शब्द सुनकर मेरे दोस्तों ने गुस्से का घोंट पी लिया। वो समझ गए थे कि अब मैं उनकी बातों के खिलाफ बोलने लगा हूँ, इसलिए अब वह मेरी पत्नी के खिलाफ कोई भी एक शब्द नहीं कह सकता था। दोस्तों, हर मर्द अपनी माँ बहन और पत्नी की इज्जत खुद करवा सकता है, इसलिए अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपनी पत्नी, माँ या बहन को बुरा भला ना कहें। हमेशा उनकी इज्जत करें, उन्हें मान सम्मान दें और उनसे इज्जत से बात करें ताकि वो आपको अपना सहारा समझे, ना कि आपसे डरने लगे। दोस्तों, यह थी आज की इमोशनल कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।